गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केजी केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो। लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैंने थोड़ा आपको बताया था लेसन के बारे में। तो लेसन है वो मृदा जीवांश पदार्थ के बारे में है। मृदा जीवांश पदार्थ के बारे में मैंने बताया था कि जो जीवांश पदार्थ होते हैं वो वानस्पतिक और जैविक जो पार्ट्स होते हैं उनके अपघटन के द्वारा बनते हैं, जो भूमि के ऊपर ही रहते हैं मोस्टली टाइम, और वो भूमि की उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। और स्ट्रक्चर बताया था, जो जीवांश पदार्थ होते हैं दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक। कार्बनिक में जो जल अविलेय थे, जल अविलेय में जो कार्बोहाइड्रेट, शर्करा और जो कई प्रकार के जो और जैसे लिग्निन है, इत्र में घुलनशील है, उस प्रकार के पदार्थ थे। अब आज हम पढ़ेंगे जीवांश पदार्थों का विच्छेदन। जीवांश पदार्थ का विच्छेदन के बारे में पढ़ेंगे। विच्छेदन का मतलब क्या होगा? टुकड़े होना। जीवांश पदार्थ का विच्छेदन। जीवांश पदार्थ क्या होते हैं? जब मिट्टी में जीवांश पदार्थ जाते हैं, ये मिट्टी के ऊपर रहते हैं, बारिश के द्वारा या किसी भी द्वारा जब ये जीवांश पदार्थ कहाँ जाते हैं? मिट्टी के अंदर जाते हैं। मिट्टी के अंदर क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। जीवाणु होते हैं एक्टिनोमाइट, माइस्टीज, फंजाई, बहुत प्रकार के जीवाणु एक्टिनोमाइस्टीज, फंजाई। ये क्या करते हैं? जो ये जीवांश पदार्थ होते हैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते रहते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में कब टूटते हैं? जब मिट्टी में क्या होती है? पर्याप्त मात्रा में नमी और पर्याप्त मात्रा में वायु उपस्थित होती है। तो जीवांश पदार्थ जब मिट्टी के अंदर जाते हैं, या जीवांश पदार्थ जो मिट्टी के अंदर उपस्थित होते हैं, उनको बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइस्टीज, फंजाई, इनके द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीवांश पदार्थ का विच्छेदन कहते हैं। विच्छेदन का मतलब क्या हो गया? जो जीवांश पदार्थ है उनके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तोड़ने में ध्यान रखना, जीवाणु, फंजाई, एक्टिनोमाइस्टीज ये सारे के सारे वायवीय जीवाणु हैं। ये सारे वायवीय जीवाणु है। जितने भी सारे इसमें एक्टिनोमाइस्टीज है, वायवीय जीवाणु है, तो इनको मिट्टी के अंदर हमेशा वायु की आवश्यकता रहेगी। तो अनुकूल परिस्थिति होने पर ये क्या करते हैं? इनका अपघटन करते हैं। तो जीवांश पदार्थों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जीवांश पदार्थों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, एक्टिनोमाइस्टीज, फंजाई, ठीक है, जीवांश पदार्थों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटन जीवांश पदार्थ का विच्छेदन कहलाता है। जीवांश पदार्थ का विच्छेदन है उसको छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। और जो अनुकूल परिस्थिति होती है वो कब बनती है? जब मिट्टी में क्या हो? नमी और वायु। जब नमी हो तो साथ में क्या उपस्थित हो? वायु। तब जाके जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? जीवांश पदार्थ का विच्छेदन करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है? जो मिट्टी होती है उसमें जो जीवांश पदार्थ मिले हुए रहते हैं, वो जीवांश पदार्थ क्या होते हैं? उसमें भी अलग अलग पदार्थ होते हैं। जीवांश पदार्थों में भी जैसे शर्करा हो गई, हेमिसेलुलोज है, क्रूड प्रोटीन है, ठीक है। तो उन सब का अपघटन क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो विच्छेदन की क्रिया है वो पहले तीव्र गति से होती है। पहले क्या होता है? तीव्र गति से। लेकिन जैसे जैसे विच्छेदन की क्रिया बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो विच्छेदन की क्रिया वो स्लो होती जाती है। पहले तीव्र गति से होती है, उसके बाद में जो विच्छेदन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब सूक्ष्म जीव है वो पहले जीवांश पदार्थ की क्रिया करते हैं, वो तीव्र गति से क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। लेकिन जैसे जैसे विच्छेदन होता जाएगा वैसे वैसे उनकी जो सूक्ष्म जीवों की विच्छेदन की क्रिया करने की जो गति है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे पदार्थ है, कुछ पदार्थों का विच्छेदन है बहुत आसानी से हो जाता है, कुछ पदार्थों का जो विच्छेदन है वो बहुत धीरे धीरे होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से पदार्थों का विच्छेदन जल्दी होता है, कौन से पदार्थों का विच्छेदन वो बहुत धीरे होता है। बात करें तो शीघ्र विच्छेदित होने वाले इस क्रम को याद रखना आपको, और धीरे या
मंद गति से विच्छेदित होने वाले पदार्थ। ध्यान रखना, जो शर्करा होती है, स्टार्च होती है, प्रोटीन होती है, उन सब का विच्छेदन सबसे इजी होता है। सबसे जो जल्दी है वो विच्छेदन होता है शर्करा, स्टार्च और प्रोटीन का। इस क्रम को याद रखना है। शर्करा, स्टार्च और जो प्रोटीन होती है उसका विच्छेदन सबसे जल्दी होगा। उसके बाद में बात करें तो जो क्रूड प्रोटीन होती है उसका विच्छेदन स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन से क्या होगा, थोड़ा मंद गति से होगा, धीरे गति से होगा। उसके बाद में बात करें तो हेमीसेलुलोज, उसके बाद में सेलुलोज, और सबसे जो धीरे विच्छेदन होता है वो होता है लिग्निन का। लिग्निन है वो, लिग्निन है उसका अपघटन है वो बहुत धीरे गति से होता है, बहुत ही कम मात्रा में लिग्निन का क्या हो पाता है, विच्छेदन हो पाता है या अपघटन हो पाता है। शर्करा, स्टार्च और प्रोटीन है वो सबसे पहले अपघटित हो जाते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर हम किसी जीवाश्म पदार्थ को डालते हैं वो मिट्टी पे मिलता है, और अगर अनुकूल परिस्थिति है, नमी और वायु उपस्थित है, तो शर्करा, स्टार्च और प्रोटीन है वो तुरंत क्या हो जाएगी, अपघटित होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे वो अपघटित होनी स्टार्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे वो किसमें बदल जाएगी, छोटे पदार्थों में बदल जाएगी, या सरल शर्कराओं में, सरल अणुओं में बदल जाएगी। जब तक ये सरल अणुओं में नहीं बदलते हैं तब तक क्या होता है, पेड़ पौधे इनका यूज नहीं कर पाते। विच्छेदन क्यों जरूरी है, विच्छेदन बढ़ रहे हैं क्यों जरूरी है, क्योंकि जो जीवाश्म पदार्थ होते हैं उनको डायरेक्ट है वो पेड़ पौधे यूज नहीं कर पाते। तो जीवाश्म पदार्थों में जो अणु होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जटिल अणु होते हैं, जिनका पेड़ पौधे यूज नहीं कर पाते। जब वो मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी में जाने के बाद में क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो लगातार उनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, जिससे वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। सरल अणुओं में टूटेंगे तब जाकर पेड़ पौधे उनका यूज कर पाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात क्या, शर्करा, स्टार्च और प्रोटीन इनका विच्छेदन सबसे पहले होगा, क्रूड प्रोटीन इनके बाद में, मतलब थोड़ी गति मंद हो जाएगी। हेमीसेलुलोज और मंद गति से होगा, सेलुलोज उससे भी मंद गति से होगा, और लिग्निन इसका विच्छेदन है वो बहुत ही मंद गति से होता है, या बहुत ही ना के बराबर होता है, या जो इसका विच्छेदन होगा तो उसको टाइम क्या लगेगा, बहुत ज्यादा। तो अगर आप मिट्टी में जीवाश्म पदार्थ मिला रहे हो तो शर्करा, स्टार्च और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ताकि पेड़ पौधों को आसानी से क्या हो सके, पोषक तत्व प्राप्त हो जाए। तो विच्छेदन की परिभाषा ये भी हो गई। विच्छेदन की एक परिभाषा क्या थी, मैंने बताया था कि जो जीवाश्म पदार्थ होते हैं उनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन क्या कहलाता है, जीवाश्म का विच्छेदन कहलाता है। दूसरा ये हो गया, जीवाश्म पदार्थ में उपस्थित जो बड़े अणु होते हैं उनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे अणुओं में या सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, जीवाश्म पदार्थ का विच्छेदन कहलाता है। ठीक है, अब हम विच्छेदन पढ़ेंगे। विच्छेदन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा है, शर्करा, स्टार्च है, हेमीसेलुलोज है। इसमें सबसे पहले हम शर्करा का क्या पढ़ेंगे, विच्छेदन पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक हो गया वो हो गया कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल शर्कराओं के बारे में। सरल शर्कराएं हैं, इनका विच्छेदन कैसे होगा। देखिए, अगर जो शर्करा है उसका पूर्ण रूप से क्या हो गया, विच्छेदन हो गया। पूर्ण रूप से विच्छेदन कब होता है, शर्करा है उसको अगर वायु क्या मिले, बहुत अधिक मात्रा में मिले, वायु का क्या हो, अधिक है, तो शर्करा का क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विच्छेदन हो जाएगा। जैसे शर्करा का पूर्ण रूप से विच्छेदन हो जाता है तो एक तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में बनता है H2O जल। ये ध्यान रखने वाली बात है। शर्करा का जब हम विच्छेदन करवाएंगे, अगर वायु का अधिक है, वायु अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो शर्करा है वो दो भागों में टूटती है, CO2 और H2O में। अब अगर शर्करा है उसको अगर वायु उपयुक्त मात्रा में या अधिक में ना मिले, वायु की मात्रा क्या हो, कम हो, तो क्या होगा, ये तो हो गया पूर्ण विच्छेदन। पूर्ण विच्छेदन होगा तो CO2 और H2O का निर्माण होगा। अगर शर्करा वायु की क्या होगी, कमी होगी, और शर्करा का क्या हो रहा है, विच्छेदन, तो इसको कहेंगे अपूर्ण विच्छेदन। अपूर्ण विच्छेदन में क्या होता है,
एक कोई कार्बनिक अम्ल बनेगा तो उसके साथ में क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। साथ में बनता है एल्कोहल। ठीक है, तो पहला तो है पूर्ण विच्छेदन। अगर शर्करा का पूर्ण विच्छेदन, पहली बात पूर्ण विच्छेदन के लिए वायु का क्या चाहिए, अधिक की चाहिए। दूसरा, अगर शर्करा है वायु क्या है, कम मात्रा में उपस्थित है, बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है, तो ये अपूर्ण विच्छेदन कहलाएगा। इसमें क्या बनेगा, कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल बनेगा। तीसरा, अगर ये फंजाई की उपस्थिति में हो, शर्करा का विच्छेदन किसकी उपस्थिति में हो, फंजाई की उपस्थिति में। जो शर्करा है उसका हम क्या करवाएं, विच्छेदन करवाएं, किसकी उपस्थिति में, फंजाई की उपस्थिति में। तब क्या होगा, तब बनेगा इसमें ग्लूकोरोनिक अम्ल, या अलग अलग बनेगी, एक साथ नहीं बनेगी, ध्यान देने वाली बात है, या ऑक्जेलिक अम्ल, या फ्यूमेरिक अम्ल, या ब्यूटाइलिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार का विच्छेदन होगा शर्कराओं का। अगर शर्करा में वायु उचित मात्रा में उपस्थित है तो CO2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ये या अपघटित हो जाएगा। शर्करा अगर वायु की कमी है तो अपूर्ण विच्छेदन होगा, तब कार्बनिक अम्ल बनेगा, साथ में क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। और अगर शर्करा फंजाई की उपस्थिति में क्या होती है, विच्छेदित होती है, तो अलग अलग प्रकार के जो अम्ल बनते हैं, ग्लूकोरोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल बन सकता है इसमें, या साइट्रिक अम्ल। ध्यान देने वाली बात क्या है, अपूर्ण विच्छेदन में क्या बनता है, अम्ल बनता है। इसका मतलब है फंजाई की उपस्थिति में जो विच्छेदन होगा वो भी क्या होगा, अपूर्ण विच्छेदन होगा। क्योंकि देख लीजिए कार्बनिक अम्ल कब बनता है, जब शर्करा का क्या होता है, अपूर्ण विच्छेदन। लेकिन इसमें क्या बनता है, एल्कोहल है वो साथ में नहीं बनता है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे पहला विच्छेदन है शर्करा और वायु, शर्करा और जब वायु का क्या है, आधिक्य, वायु का आधिक्य होगा, तब क्या बनेंगे, CO2 और H2O बनेंगे। जैसे C6H12O6 वायु के आधिक्य में इसकी क्रिया करवाते हैं। ठीक है, C6H12O6 कार्बन कितनी है, 6 कार्बन है, इसका मतलब CO2 कितनी बनेगी, 6 बनेगी। बस इतना ही याद रखना है, C6 कार्बन 6 है तो CO2 कितनी बनेगी, 6। अब देख लीजिए 6 कार्बन थे तो CO2 बन गई 6। अब हाइड्रोजन देखिए H2O, एक H2O में कितने हाइड्रोजन युक्त होते हैं, 2 युक्त होते हैं। एक जल के अणु में 2 हाइड्रोजन होती है, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 12 है। तो 12 का एक में 2 होते हैं तो 2 का भाग दे दो, 12 में 2 का भाग दिया, 6 हो गया। इसका मतलब कितने H2O बनेंगे, 6 H2O बनेंगे, प्लस 6 H2O। देख लीजिए समीकरण संतुलित है क्या, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12 और 6 18, 12 और 6 18, समीकरण क्या है, संतुलित है। ये है शर्करा का पूर्ण विच्छेदन, शर्करा का पूर्ण विच्छेदन या पूर्ण अपघटन। और जो शर्करा का पूर्ण विच्छेदन होता है उसके लिए वायु की मात्रा बहुत अधिक चाहिए होगी, ये ध्यान देने वाली बात है। तो पूर्ण विच्छेदन होता है क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है साथ में। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन में क्या आती है, शर्करा है उसका हम क्या करवा रहे हैं, अपूर्ण विच्छेदन। अपूर्ण विच्छेदन का मतलब है अब जो वायु की मात्रा होगी वो कम होगी, शर्करा होगी तो शर्करा के साथ क्या होगी, वायु होगी, लेकिन वायु की क्या रहेगी, कमी रहेगी। तो क्या बनता है, कार्बनिक अम्ल बनता है, तो साथ में क्या बनता है, एल्कोहल। अब देखिए एक करिए C6H12O6, अगर आधा जल का अणु तो क्या बनता है, क्या बनेगा, अगर आधे जल के अणु के साथ, जल का अणु है कितना है, आधा, और शर्करा C6H12O6 कोई भी शर्करा हो सकती है का अगर हम विच्छेदन करवाएंगे तो क्या बनता है। देखो एक तो जल फिक्स रहेगा, क्या बनेगा, जल। इसमें साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। साइट्रिक अम्ल क्या हो गया, C6H8O7, और साथ में बन जाते हैं 2
H2O के अंदर। ये पहली रिएक्शन है जब शर्करा है उसको वायु की कमी में, ठीक है, वायु की मात्रा क्या है बहुत ही कम है, वायु की न्यूनता में जब रिएक्शन करवाते हैं शर्करा का, तो शर्करा का जो विच्छेदन होता है उसमें क्या बनता है कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल। ठीक है, हर बार एल्कोहल साथ में बने को जरूरी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, C6H12O6 तो कार्बनिक अम्ल बन सकता है या भी एल्कोहल प्लस एल्कोहल बन सकता है या एल्कोहल बन सकता है, ध्यान रख लेना, कार्बनिक अम्ल या एल्कोहल बन सकता है। ठीक है, और ये क्या बनता है जल का अम्ल बनता है इसमें। ठीक है, अगर कोई और रिएक्शन करवाए जैसे थोड़ी सी वायु की मात्रा और बढ़ा दें, C6H12O6 जल के अणु, देखो 6 जल के अणु जब कंप्लीट हो जाएंगे, सॉरी वायु की जब 6 अणु O2 के ऑक्सीजन के 6 अणु जब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगे तब क्या होगी शर्करा का पूर्ण विच्छेदन। जब तक 6 से कम रहेंगे तब तक क्या रहेगा वायु की कमी रहेगी, और उस वायु की कमी में हमेशा ये क्या बनाएगी कोई कार्बनिक अम्ल या एल्कोहल बनाएगी। ठीक है, जैसे जल के अणु हम कितने लें 4.5 और एंड हाफ, तो क्या बनता है तब बनेगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है COOH3 तीन ऑक्जेलिक एसिड की क्या बनती है अणु बनती है। ध्यान रखने वाली बात है अणु कितना बनेगा कार्बन की स्थिति के आधार पर, लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं 2 होते हैं, यहाँ पे 6 है तो 3 अणु बनेंगे। ठीक है, और साथ में बन जाते हैं 3 जल के अणु। रिएक्शन देखो आप 12 है हाइड्रोजन, तो ये कितनी होगी 2 6 6 12। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन को आप मैच कर लो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ऑक्जेलिक अम्ल में कितना 2 कार्बन होते हैं, तो इसके कार्बन की संख्या 6 है, तो इधर 3 क्या बन जाएंगे ऑक्जेलिक अम्ल के अणु बन जाएंगे। ये क्या बन गया ऑक्जेलिक अम्ल, साथ में जल का अणु। अब ये एल्कोहल बनता तो कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल है, लेकिन हर बार एल्कोहल साथ में बने को जरूरी नहीं है, कार्बनिक अम्ल के साथ में क्या बन सकता है जल भी बन सकता है। ठीक है, तीसरा जो प्रकार था उसमें क्या होता है जब वायु बिल्कुल भी उपस्थित नहीं हो, वायु उपस्थिति नहीं हो तब क्या होगा, जो अवायवीय जीवाणु है जैसे ईस्ट है, ठीक है, इसके द्वारा भी क्या होता है शर्करा का विच्छेदन होता है। ठीक है, इसके द्वारा जब शर्करा का विच्छेदन होता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल बन जाता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है, प्रोपियोनिक अम्ल बन जाता है। जो एल्कोहलिक अम्ल है उनका निर्माण क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे ये अवायवीय जीवाणु के द्वारा होता है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया था वो सारा किसकी उपस्थिति में होता है वायु की उपस्थिति में। अवायुजीवी जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा क्या होता है जब अपघटन किया जाता है किसका शर्करा का, तो एल्कोहलिक अम्ल ज्यादा बनते हैं, लैक्टिक बन गया, ठीक है, प्रोपियोनिक बन गया, ब्यूटेरिक बन गया, ठीक है, एसिटिक अम्ल बन गया। जैसे C6H12O6 ये कोई शर्करा है। ठीक है, तो अगर इसका हम क्या करें विभाजन करें, सबको आधा कर दो, ठीक है, 2 का भाग दे दिया, C3H6O3 इसका एक अणु से शर्करा के एक अणु से 2 अणु बन गए, C3H6O3 किसका सूत्र है लैक्टिक अम्ल का, क्या बन जाएगा ये लैक्टिक अम्ल। जब अवायवीय जीवाणु क्या करते हैं, अवायवीय जीवाणु जैसे ईस्ट के द्वारा भी क्या होता है शर्करा का अपघटन होता है। जब अवायवीय जीवाणु के द्वारा शर्करा का अपघटन किया जाता है तो लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल इनका निर्माण होता है। ध्यान रखने वाली बात है। इस प्रकार के कई अम्लों का निर्माण होता है। आप एक एग्जांपल याद रखना कि भाई कोई एक एग्जांपल, जैसे सीधा सा एग्जांपल है ये C6H12O6 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबकी मात्रा क्या कर दो आधी कर दो, C3H6O3 कार्बन 6 का 3 कर दिया, हाइड्रोजन 12 की 6 कर दी, ऑक्सीजन 6 की 3 कर दी, सूत्र किसका हो गया C3H6O3, ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है। इसी प्रकार से कोई आप दूसरा बना सकते हो, लेकिन आप एक एग्जांपल याद रखो जो इनफ होगा आपके लिए। ठीक है, तो शर्करा का विच्छेदन पढ़ लिया। जब वायु की उपस्थिति में करवाते हैं तो वायु की उपस्थिति में क्या होता है, पूर्ण विच्छेदन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बनेंगे, या पूर्ण विच्छेदन में क्या होता है कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल बनते हैं। हर बार एल्कोहल साथ में जरूरी है, जल भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं भाषा में लिखते हैं तो कार्बनिक अम्ल तथा एल्कोहल बनते हैं, ये लिखते हैं हम। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्टार्च का विच्छेदन। ठीक है।